मेरी सहेली बांझ थी। उसके पति के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भगवान ने उन्हें बच्चे का सुख बिल्कुल भी नहीं दिया था। वह एक बच्चा चाहते थे। लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें यह खुशी कभी नसीब नहीं हुई थी। मेरी सहेली और मैं, हम दोनों ही बचपन की पक्की वाली सहेलियां थी। अक्सर मैं उसके घर पर आया जाया करती थी। हालांकि मेरी शादी अभी बिल्कुल भी नहीं हुई थी। मैं एक कुंवारी लड़की थी। लेकिन एक रात मेरी सहेली मुझे रोते हुए कहने लगी कि मैं उसके पति के साथ अपने संबंध बनाऊं ताकि उन्हें बच्चे का सुख मिल सके। हालांकि इस बात को सुनकर मैंने कई बार इनकार भी किया, लेकिन अपनी सहेली का दुख मुझसे बिल्कुल देखा नहीं जा रहा था। दूसरी तरफ मेरी सहेली ने मेरी मुसीबत के टाइम पर भी काफ़ी बार मदद भी की थी। इसी वजह से मैंने मजबूरी में आकर अपनी सहेली की बात को मान लिया। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे उसका पति हैंडसम लगने लगा। वह दिखने में हट्टा कट्टा था। मैं पहली बार किसी मर्द के करीब हुई थी। इसी वजह से अब मैं उसे दिलो जान से चाहने लगी थी। उसके पति को देखकर कोई भी औरत उस पर फिदा हो सकती थी, और मैं तो थी ही मामूली सी लड़की। जब भी उसका पति मेरे सामने आता तो उसकी खूबसूरती को देखकर मैं फिदा हो जाती। मेरी सहेली ने मुझे इस काम के पूरे 5 लाख रुपए दिए थे। मैं इतनी बड़ी रकम इनकार बिल्कुल ना कर पाई, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से थी। मेरे घर में माता पिता और 2 छोटी बहनें रहा करती थी। इसी वजह से मजबूरी में आकर मैंने अपनी सहेली की बात को मान लिया था। लेकिन धीरे धीरे उसके पति पर मेरी जो नीयत थी वह खराब होने लगी थी। मैं उसे दिलो जान से चाहने लगी थी। मेरी सहेली ये काम अपने पति से छुप छुपा कर करवाना चाहती थी। वह अपने पति को बिल्कुल भी नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि इससे पहले भी उसने कई बार अपने पति से इस बारे में बात की थी, और इस बात पर उसके पति बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे। मेरी सहेली ने यह काम करने के लिए मुझे पहले ही सावधान करके रख दिया था। वह अक्सर रोज रात को अपने पति को सरप्राइज देती थी। इसी वजह से वह अक्सर रोज रात को अपने पति की आंखों पर पट्टी बांधकर उस पर प्यार लुटाती थी। लेकिन इस बार उसने मुझे अपने पति के कमरे में भेज दी। उस वक्त उसके पति की आंखों पर काले रंग की पट्टी बंधी हुई थी। वह बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि अभी उसके कमरे में उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसकी बचपन की सहेली रागिनी है। मेरी सहेली का पति दिखने में बेहद हैंडसम था। जैसे ही बंद कमरे में मैंने उसके बदन को छुआ तो मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा। मेरे दिल में एक हलचल सी महसूस होने लगी। फिर मेरी सहेली का पति मुझे अपनी पत्नी समझकर मुझ पर प्यार लुटाना शुरू कर दिया। हालांकि इस काम में मैं भी उसका बखूबी साथ दे रही थी। मैंने उसकी बंद आंखों में ही उस पर खूब प्यार लुटाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी उसके पति ने मुझ पर अपनी ताकत लगानी शुरू कर दी, और फिर उसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जिसे रात भर मेरी चीखें निकल चुकी थी, क्योंकि वह पूरे जोश के साथ। मैं बिहार के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग रखते हैं। मेरे घर में माता पिता और 2 छोटी बहनें भी थी। मैं घर में सबसे बड़ी बेटी थी। मैं अपनी जिंदगी में कुछ रिश्तों में इस तरीके से उलझ चुकी थी जहां से निकल पाना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा था। मजबूरी में आकर मैंने ऐसे काम किए जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बचपन से ही पिताजी ने बड़ी मुश्किल से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरे घर में मुझे रागनी कहकर बुलाया करते हैं। मुझे बचपन से ही आदमी जात से बहुत ही ज़्यादा नफरत थी। वह इस वजह से क्योंकि मेरे पिताजी बचपन में दारू में नशे में चूर रहा करते थे, जिसकी वजह से वह मेरी माँ को बहुत ही ज़्यादा मारा पीटा करते थे। उस वक्त माँ बहुत ज़्यादा दुख झेला करती थी। मैं सबसे बड़ी थी। इसी वजह से मैं उन दिनों को आज तक कभी भूल नहीं पाई। फिर एक दिन मेरी नानी ने आकर मेरी माँ को अपने घर हमेशा के लिए ले जा चुकी थी। हालांकि माँ भी इन सब से परेशान हो चुकी थी। उनके माता पिता के घर जाने के बाद माँ को मेरी चिंता सताने लगी। मेरे नाना नानी अक्सर माँ को कहा करते थे कि वह दूसरी शादी कर ले, क्योंकि इससे मुझे भी पिता का नाम मिल सकेगा। और एक अकेली औरत के लिए आज के दौर पर एक बच्चे को संभाल पाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। इसी वजह से माँ ने फिर से अपने माता पिता के कहने पर दूसरी शादी कर ली थी। मेरे दूसरे पिताजी तो थे, वह इतना पैसा नहीं कमाते थे, लेकिन उन्होंने मेरी माँ को बेहद खुश रखा था। माँ को कभी भी वह कोई चीज़ की तकलीफ नहीं पहुँचाते थे। लेकिन मैं उनकी खुद की औलाद नहीं थी। इसी वजह से वह अक्सर मुझ पर अपना प्यार बिल्कुल भी नहीं लुटाया करते थे। अक्सर वह अपनी दूसरी बेटियों पर ही अपना प्यार लुटाया करते थे। उन्हें एक पिता का प्यार देते थे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते थे। माँ भी ये सब देखती तो उन्हें भी काफ़ी तकलीफ होती। लेकिन मेरी नानी हमेशा उनसे कहती
जो मिल रहा है उसी में खुश रहना चाहिए। ज्यादा की लालच बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर रागनी को दामाद जी प्यार नहीं करते तो कोई बात नहीं, वैसे भी वो उसे तकलीफ तो नहीं दे रहे, और तुम्हें भी, बल्कि तुम सभी बच्चों के लिए वो जी जान से मेहनत करते हैं। इसी वजह से माँ भी इस बात से चुप हो जाया करती थी। मुझे पढ़ने लिखने का बेहद शौक था, लेकिन पिताजी ने बस अपनी दूसरी बेटियों को ही पढ़ाना चाहते थे। माँ ने भी मुझे आगे तक पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इतना पैसा ना होने की वजह से अक्सर वह मुझे बहुत प्यार से समझाया करती थी। ये सब हालात देखकर मुझे मर्द जात से नफरत होने लगी थी, क्योंकि जो मेरे पहले पिताजी थे उन्होंने माँ के साथ बहुत गलत किया था। उसे मैं आज तक बिल्कुल ना भुला पाई। अगर आज वो सही रहते तो शायद आज मुझे मेरे पिता का प्यार मिलता। लेकिन इन सब मामलों में मेरी कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन सिर्फ सजा मुझे ही मिली थी। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 6 साल की थी, और 6 साल की बच्ची के दिमाग पर क्या बीतेगी ये मेरे पिताजी ने एक बार भी नहीं सोचा था। उन्होंने नशे की वजह से अपनी पूरी जिंदगी ही खराब कर ली। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी 10वीं की कक्षा कंप्लीट की थी। उन दिनों स्कूल में मेरी एक बहुत अच्छी लड़की के साथ दोस्ती बन चुकी थी, जिसका नाम मधु था। 10वीं की कक्षा कंप्लीट करने के बाद मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया था। यह बात मधु को पता चली तो उसे काफ़ी तकलीफ हुई। मैं मधु के अक्सर घर जाया करती थी। उसके पिता के पास पैसों की कमी नहीं थी। वह मधु से बेहद प्यार करते थे। जब भी वह स्कूल से लेने के लिए आते तो बाप बेटी का प्यार देखकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगते। मेरी दोस्ती जो थी वह बहुत अच्छी थी। मधु हमारे मोहल्ले से कुछ दूरी में रहा करती थी। वहां पर उसको बहुत बड़ा घर था। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। स्कूल खत्म होने के बाद मैं मधु के घर जाया करती थी। मधु को भी मेरे घर के हालातों के बारे में सब कुछ मालूम था। अक्सर हम दोनों त्योहार पर एक दूसरे के घर पर आया जाया करते थे। उन दिनों मेरे पिताजी सब बच्चों के लिए कपड़े खरीद कर लेकर आते थे, सिवाय मेरे लिए। ये देखकर मुझे काफ़ी दुख भी लगता था। जब भी मैं माँ को ये सब कहती तो माँ हमेशा इन सब बातों पर पर्दा डाल देती। वह कहती तुम्हारे पिताजी के पास इतने पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने दोनों छोटी बेटियों के लिए ही कपड़े खरीदे हैं। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अगले साल नए कपड़े खरीद दूंगी। मैं जानती थी माँ सारी हकीकत अच्छे से जानती है। वह मुझसे झूठ बोल रही। जब भी मैं मधु के घर पर त्योहार पर जाती थी तो मधु मेरे कपड़े देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगती थी। वह तुरंत मुझे अपनी नई नई ड्रेस पहनने के लिए दे देती। मैं मधु को इनकार करती थी, लेकिन मधु मुझसे बेइंतहा प्यार करती थी। मधु और मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती बन चुकी थी। मधु के पिता का भी स्वभाव मेरे प्रति काफ़ी अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे हमारी उम्र बढ़ने लगी। तब मधु ने 12वीं की कक्षा अपनी कंप्लीट कर ली थी, तो उसके पिता ने उसकी शादी बड़ी ही धूमधाम के साथ रिहान नाम के एक लड़के के साथ पक्की कर दी थी। मैं भी उस शादी में मौजूद थी। मधु की शादी के बाद दूसरी तरफ मेरे ऊपर एक पहाड़ टूट पड़ा था, और वह इस वजह से जो मेरे पिताजी थे, धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो चुकी थी। अब घर चलना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा था। उन दौरान मधु ने मेरी काफ़ी मदद भी की थी। उसने मेरे घर का खर्चा चलाने के लिए मुझे कई बार पैसे भी दिए थे। हालांकि मैंने इनकार भी किया, लेकिन मधु हमेशा मुझे अपनी कसम देकर वह पैसे दे देती। काफ़ी शर्म भी आती थी मुझे उस वक्त उससे पैसे लेकर। इसी वजह से मैंने माँ को बोलकर नौकरी के लिए सोच लिया था। अब मैं रोज़ नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकल जाती। हालांकि मुझे कोई नौकरी नहीं दे रहा था, क्योंकि मैं सिर्फ 10वीं की कक्षा कंप्लीट की थी, और 10वीं के बेस पर आज के दौरान पर कोई भी नौकरी बिल्कुल भी नहीं मिलती। नौकरी के लिए बड़ी बड़ी डिग्रियों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मेरे पास बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी। उस वक्त मेरी आंखों से बहुत आंसू आ रहे थे कि काश मैं ज़्यादा पढ़ लेती तो मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाती। अब मैं धीरे धीरे मधु से बात करना छोड़ दी थी, क्योंकि मधु की भी नई नई शादी हुई थी। आखिर मैं कब तक उसे अपनी ही परेशानियों में शामिल रखती। उसके पति का ट्रांसफ़र हुआ था और वह दूसरे शहर शिफ्ट हो चुकी थी। अक्सर हम दोनों ही फ़ोन पर एक दूसरे के साथ बात कर लिया करते थे, लेकिन धीरे धीरे वह बात होनी भी बंद हो चुकी थी। मैं अपनी परेशानियों में बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी थी। इधर मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। मैं कुछ महीने कपड़ों की दुकान पर काम करती, जिससे घर का गुजारा बड़ा मुश्किल से चल पाता। धीरे धीरे मेरी माँ की तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब होनी शुरू हो चुकी थी। उन्हें पिताजी की काफ़ी चिंता रहती थी। वह पिताजी से बेइंतहा प्यार करती थी। बेशक मेरे पिताजी ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया था, लेकिन आज उनकी ऐसी हालत देखकर मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं जाता था। वह जैसे भी थे, उन्होंने आज तक कभी भी मुझ पर हाथ नहीं उठाया था।
और ना ही मेरी माँ पर। अब मैं दिन में काम करती और रात को कॉल सेंटर में काम करना शुरू कर दी थी। मैं 2 टाइम करती थी ताकि थोड़े पैसे बन सके, लेकिन इससे जो मेरी हालत थी वह बहुत ही ज़्यादा खराब होनी शुरू हो चुकी थी। ज़्यादा कामकाज करने की वजह से मैं धीरे धीरे कमज़ोर होनी शुरू हो चुकी थी। अब इसी तरीके से वक्त जो था वह बड़ी तेज़ी से बीत रहा था। अब मुझे पूरा 1 साल बीत चुका था, लेकिन इन 1 सालों में मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देख लिए थे। कई कई दिनों तक हमारे घर पर खाना नहीं बनता था, क्योंकि मेरी सैलरी आने में महीना भी बाकी रहता था और जो भी पहले पैसे पड़े रहते थे वह सारे के सारे खर्च हो जाते थे। उन दिनों पिताजी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती थी। ज़्यादातर ज़्यादा पैसा पिताजी की दवाइयों पर चला जाता था। मेरे पिताजी भी ये सब देख पा रहे थे। उनके लिए भी जी जान से मैं मेहनत लगाकर काम करती हूँ। इसी वजह से धीरे धीरे उनका जो मेरे प्रति व्यवहार था वह बदलता जा रहा था। वह अक्सर रोज रात को मुझे आवाज़ दिया करते थे और अपने पास बिठाया करते थे और बड़े ही प्यार से मेरे सर पर अपना हाथ फेरते थे। लेकिन वह मुझे कुछ बोल नहीं पाते थे, लेकिन मैं उन्हें देखकर अच्छे से समझ पा रही थी। उन्हें ये समझ में आ चुका था कि उन्होंने जो बचपन से लेकर आज तक मेरे साथ जो किया है वह बहुत ही ज़्यादा गलत था। बेशक मैं उनकी खुद की औलाद नहीं थी, लेकिन उन्हें मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो होता है कहते हैं अच्छे के लिए होता है। भगवान जो करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है। यही सोचकर मैं अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी शुरू कर दी थी। पिता की तरफ से थोड़ा सा प्यार पाकर मैं बेहद खुश हो चुकी थी। अब मैं जी जान से मेहनत लगाकर काम करने लगी। मैं किसी भी हालत में अपने पिता को ठीक करना चाहती थी। पहली बार जिंदगी में मुझे अपने पिता का प्यार मिला था। उसे मैं खोना नहीं चाहती थी। इसी वजह से मैं दिन रात मेहनत करने लगी। अब इसी तरीके से फिर 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन इन 4 महीनों में मेरे साथ बहुत कुछ बदल चुका था। तभी एक दिन अचानक मुझे मेरी सहेली मधु की कॉल आई। इतने महीनों के बाद मधु की कॉल देकर मैं बेहद खुश हो चुकी थी। मधु कहने लगी कि मैं जल्द ही वापस आने वाली हूँ। ये सुनते ही मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दूसरे दिन मैं इंतजार कर रही थी। मधु जैसे ही घर आई, उसे देखकर मैं खुशी से झूम उठी। हम दोनों ने काफी घंटे तक एक दूसरे से बातें की थी। मैंने मधु से भी पूछा कि तुम तो अपनी जिंदगी में बेहद खुश होगी, तुम्हारी तो नई नई शादी हुई थी, तुम्हारा जीवन साथी तुम्हें हमेशा खुश रखता होगा, इसी वजह से तुम्हें कभी डिस्टर्ब मैंने नहीं किया। ये सुनते ही मधु कहने लगी कि अरे ये सब बातें छोड़ और तू बता कैसी है। मैंने मधु को अपने सारे घर के हालातों के बारे में बताया कि उसके जाने के बाद मैंने अपनी जिंदगी में क्या उतार चढ़ाव देखे थे। मधु ये सारी बातें सुनकर काफी उदास हो चुकी थी। वह कहने लगी कि भगवान जल्द ही सब कुछ ठीक कर देगा, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करना, लेकिन तुम हिम्मत बिल्कुल भी मत हारना, तुम बहुत ही ज्यादा बहादुर लड़की हो। मधु की बातें सुनकर अब मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट महसूस हो रहा था। फिर मधु ने मुझे कहा कि तुम एक बार मेरे घर पर जरूर आना, हम दोनों वहां पर खूब इंजॉय करेंगे और मैं तब तुम्हें अपने पति से भी मिलवाऊंगी, क्योंकि शादी के बाद आज तक मैं तुम्हें अपने पति से बिल्कुल भी नहीं मिलवा पाई थी। शादी के बाद से तो मैं अपने पति के साथ दूसरे शहर शिफ्ट हो चुकी थी। मुझे भी मधु की ये बात ठीक ही लगी थी। इसी वजह से मैं इस बात पर इनकार न कर पाई। मैं शाम को मधु के घर कुछ फल लेकर जा चुकी थी। मैं उसके घर खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी उसका पति यह कहे कि यह कितनी गरीब लड़की है, यह पहली बार अपनी सहेली के ससुराल आई है और वह भी खाली हाथ। घर जाते ही मेरी सहेली के पति रिहान ने दरवाजा खोला था। वह दिखने में काफी हट्टा कट्टा था। वह मधु का काफी अच्छे से ख्याल रख रहा था। उसका पति काफी फ्रेंडली मुझसे बातें भी कर रहा था। उसे मिलकर मुझे काफी अच्छा भी लगा था। वह मधु को टाइम टाइम पर खाना और दवा भी दे रहा था। उसे देखकर मेरा भी मन करने लगा कि काश मेरा भी पति ऐसा ही हो, जो मेरी भी देखभाल करे, मुझ पर खूब प्यार लुटाए, मेरे सुख दुख को बांटे, क्योंकि जिंदगी में अकेले दुख झेल झेल कर मैं काफी थक चुकी थी। तभी उन दौरान विहान मुझे कहने लगे कि तुम अपनी सहेली मधु को अच्छे से समझाओ, ये खाने पीने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और टाइम टाइम पर दवाइयाँ भी नहीं लेती। जब मैंने उसके मुंह से दवाइयाँ शब्द सुना तो ये सुनकर मैं हैरान रह चुकी थी। तभी मैंने मधु से पूछा, आखिर बात क्या है, किस चीज़ की दवाइयाँ चल रही है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। मेरे सवालात सुनकर मधु हंसते हुए कहने लगी कि अरे रागनी, इतनी बड़ी बात नहीं है, बस मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है, इसी वजह से रेहान हमेशा मुझे दवाइयाँ देते हैं। मैं आखिर कब तक दवाइयाँ खाती रहूँगी, मैं भी दवाइयाँ खा खा कर बोर हो जाती हूँ।
लेकिन जब मैंने फिर से दोबारा मधु से वजह पूछी तो मधु मुझे कहने लगी, वजह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, तुम ये सब बातें छोड़ो। पहली बार तो तुम मेरे घर आई हो और इतने सारे सवालात करने लगी हो। इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, ये सब छोड़ो। मैंने खाना बहुत बनाया है। उसके बाद हम दोनों ने मिलकर रात का डिनर किया। मधु के साथ मैंने मिलकर काफी खुश थी। मधु के साथ अपने सुख दर्द बांटकर मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ उसका जो पति था वह भी काफी अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे मधु में थोड़ी परेशानी सी लगने लगी थी। उसने मुझे वजह बिल्कुल भी नहीं बताई थी, आखिर उसे किस चीज की दवाइयाँ खानी पड़ती थी। लेकिन मैं मधु को फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वह खुद खुशी खुशी मुझे सब कुछ बताए। इसी वजह से मैंने इस बात पर ज्यादा जोर नहीं डाला। अक्सर मैं रोज काम करने के बाद मधु से मिलने के लिए उसके घर पर आया जाया करती थी। लेकिन तभी एक दिन अचानक मुझे मधु कहने लगी कि रागिनी, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। मधु ने जिंदगी में पहली बार मुझसे मदद मांगी थी। इसी वजह से मैं उसे इनकार बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। मैंने तुरंत उससे पूछा और कहा कि तुम जल्दी से बताओ, मैं तो सब काम करने के लिए तैयार हूँ, तुम बस जल्दी से बताओ। तभी मधु ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी, क्योंकि मधु ने कहा कि मैं उसके पति के साथ अपने संबंध बनाऊं। ये सुनते ही मैं तुरंत मधु पर चीख पड़ी। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम मुझे ये काम कैसे करवा सकती हो। तभी मधु मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी कि तुम मुझे गलत बिल्कुल भी मत समझो रागिनी, मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि शादी के बाद मैंने कैसी जिंदगी जी है। उस वक्त मधु की आंखों में आंसू आ रहे थे। मधु को तकलीफ में देखकर मुझे भी काफी तकलीफ हो रही थी। वो मुझे कहने लगी, शादी के बाद मैंने कई बार ट्राई किया, लेकिन मुझे बच्चा बिल्कुल नहीं हो रहा था। अब मेरी शादी को पूरा 2 साल बीतने वाला था। आस पड़ोस के लोग, मोहल्ले वाले बार बार मुझसे बच्चों के बारे में पूछते हैं, लेकिन हमेशा मैं उनसे झूठ बोल देती हूँ। हालांकि मेरे पति मुझसे कभी भी इस बात के लिए फोर्स नहीं करते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में एक ऐसी कमी आ चुकी है जिसकी वजह से मेरे पति को भी आगे चलकर शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, क्योंकि मैं अपने पति को बच्चे का सुख बिल्कुल भी नहीं दे सकती थी, क्योंकि मैं एक बांझ औरत थी। ये सुनते ही मेरे होश उड़ चुके थे। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू आने लगे। यह बात सुनते ही मैंने तब भी मधु को इनकार किया था। मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। लेकिन तभी मधु फिर से मुझ पर जोर डालने लगी, कहने लगी कि मैं इस काम के बदले तुम्हें पूरे 5 लाख रुपए दूंगी। तुम बिल्कुल भी इनकार मत करना, इससे तुम्हारे घर के हालात भी बेहतर हो जाएंगे। मैं तुम्हें पैसे देकर बिल्कुल भी लालच नहीं दे रही, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और उसके बदले तुम भी मेरी मदद कर दो। मैं बस इतना ही चाहती हूँ। अगर मैं अपने पति का किसी और लड़की के साथ संबंध बनाती हूँ तो शायद कल को मेरा पति मुझे तलाक भी दे सकता है, वो मुझे छोड़ भी सकता है, लेकिन तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। यह कहते ही मेरी सहेली कहने लगी, अब तुम ही मेरी उम्मीद हो, इस बात पर तुम बिल्कुल भी इनकार मत करना। लेकिन अब मैं अपनी सहेली को क्या जवाब देती। अब मैं खुद ही एक बड़ी दुविधा में फंस चुकी थी। मैंने उससे कुछ दिन का वक्त मांगा। अब मुझे दिन रात मधु की बातें ही सताने लगी थी। मैं कैसे वह सब काम कर सकती थी जो मैंने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अपने घर वालों की हालत देखकर मैं काफी परेशान थी। मुझे काफी दुख भी होता था। मैं अपने परिवार को खुश रखना चाहती थी और अब तो मेरे पिताजी भी मुझसे धीरे धीरे प्यार करने लगे थे। इसी वजह से मैं अपने पिताजी को भी जल्द से जल्द ठीक करना चाहती थी, उन्हें अच्छी खुराक देना चाहती थी। इसी वजह से मैंने मजबूरी में आकर अपनी सहेली मधु की बात को मान लिया था। लेकिन मैंने तभी मधु से पूछा कि मैं ये काम कैसे करूँगी और कल को मैं प्रेग्नेंट हुई तो दुनिया वाले मुझे क्या कहेंगे। मधु के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसने मुझे कहा कि जब तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी तो कुछ महीनों के लिए मैं तुम्हें अपने फार्म हाउस में भेज दूंगी। वहाँ पर मेरे बहुत सारे खास नौकर हैं जो तुम्हारी सेवा करेंगे, लेकिन तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करना। उन दौरान मैं तुम्हारे घर पर हर एक चीज की सुविधा दूंगी, उन्हें कभी भी कोई चीज की परेशानी बिल्कुल भी नहीं आने दूंगी। जब बच्चा हो जाएगा तब तुम बच्चे को मेरी गोद में देकर वापस अपनी जिंदगी में चली जाना। तुम्हें मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी, किसी को भी तुम पर शक नहीं होगा। मुझे भी मधु की बात ठीक लगी थी, लेकिन तभी मैंने पूछा, तुम्हारे पति के करीब मैं कैसे जाऊंगी। ये सुनते ही मधु कुछ सोचने लगी, फिर कहने लगी, मैं अक्सर अपने पति को रोज रात को आंखों पर पट्टी बांधकर उन पर प्यार लुटाती हूँ। इसी वजह से मैं पहले से ही उनकी आंखों पर पट्टी बांध दूंगी और उसके बाद तुम्हें उस कमरे में भेज दूंगी ताकि मेरे पति को बिल्कुल भी शक बिल्कुल ना हो। लेकिन तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें मेरे पति के सामने बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलना। अगर मेरे पति ने तुम्हारी आवाज़ सुन ली तो उसे पूरा शक हो जाएगा।
मैं अपने पति को कोई तकलीफ बिल्कुल भी नहीं देना चाहती। मैं उनसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। मैं बस एक बच्चे का सुख चाहती हूँ। मधु की बात अब मुझे समझ आ चुकी थी, लेकिन अब दिल में काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी। पसीने छूट रहे थे मेरे। लेकिन अब मुझे ये काम करना था, क्योंकि मैं अपने परिवार को खुश देखना चाहती थी। रात को जैसे ही मैं तैयार होकर अपनी सहेली के कमरे में जाने लगी, तो मेरी सहेली मधु ने मेरे बदन पर अपना परफ्यूम छिड़क दिया, ताकि उसके पति को यही लगे कि उसकी पत्नी वहीं पर मौजूद है। जैसे ही मैं कमरे में गई तो कमरा पूरा अंधेरे से भरा पड़ा था। मैंने देखा कि रेहान बिस्तर पर बैठकर मधु मधु पुकार रहे थे। मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। मेरे पसीने छूट रहे थे। मैं कदम बढ़ाते हुए जैसे रेहान के बगल में बैठी, तो रेहान ने मेरे कंधे पर अपना सर रख दिया और कहने लगे कि मैं कब से तुम्हें पुकार रहा था, तुम कहाँ चली गई थी। आज मुझे कुछ अलग महसूस हो रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा। रेहान की बातें सुनकर मुझे डर लगने लगा था, कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया। इसी वजह से मैंने तुरंत रेहान का हाथ पकड़ लिया, ताकि उन्हें यही लगे कि उनकी पत्नी यहीं मौजूद है। मधु ने सबसे पहले मुझे बता दिया था कि वह काफ़ी रोमांटिक है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी रोमांस करना आता नहीं था। लेकिन तभी रेहान ने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया और फिर अपना प्यार लुटाना शुरू कर दिया। हालांकि मैं कई बार उससे अपने से दूर कर रही थी, लेकिन तभी वह बीच में कहने लगे, आज तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो मैं किसी और की पत्नी को पकड़ लिया हूँ। ये सुनते ही मेरे दिलों की जो धड़कनें थी वह बढ़ने लगी थी। इसी वजह से मैंने उल्टा रेहान का हाथ पकड़ लिया और फिर कई घंटे तक हमारे बीच वही हुआ जो आखिरकार मधु चाहती थी। मधु की खुशी के लिए मैंने सब कुछ किया था। अब मैं दिन में भी मधु के घर पर जाया करती थी, और जब रेहान वहीं पर बैठे रहते तो वह अक्सर मुझे गहरी निगाहों से देखने लगते। मुझे कई बार यही लगता कि उन्हें मुझ पर शक हो चुका है, उन्हें सच्चाई का पता चल चुका है। लेकिन बार बार मैं इसे अपना वहम समझकर इन बातों को निकाल दिया करती थी। अब मैं रोज रात को रेहान के कमरे में जाया करती, और उस वक्त रेहान की आंखों पर पट्टी बंधी होती। वह बस कमरे में बैठकर मधु का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि मधु की जगह उनकी बचपन की सहेली रागनी वहां पर मौजूद होती है, जो उनके साथ अपने संबंध बनाती है। धीरे धीरे मुझे भी रेहान के साथ मोहब्बत होने लगी थी, क्योंकि जो रेहान थे वह दिल के काफ़ी अच्छे थे। वह हमेशा घंटा घंटा बैठकर मुझसे सिर्फ बातें ही किया करते थे। हालांकि उनकी बातों के दौरान मैं उन्हें कुछ बोल नहीं पाती थी, क्योंकि उनके मुंह से हर वक्त यही निकलता कि मधु तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। बेशक भगवान हमें बच्चे का सुख बिल्कुल भी नहीं दिया, लेकिन मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहता हूँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। रेहान के मुंह से इस वक्त यह शब्द सुनकर मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता था कि वह मधु से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुझे रेहान से मोहब्बत हो चुकी थी। इसी वजह से मैं जल्द से जल्द इन सब से निकलना चाहती थी। मैंने कई बार मधु से भी कहा कि मुझे रोज रात को ये काम बिल्कुल भी नहीं करना, लेकिन मधु कहने लगी कि बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तुम्हें ये काम बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। अब यही करते करते पूरा एक हफ्ता बीत चुका था। इन एक हफ्तों में रिहान को मुझ पर शक होने लगा था, क्योंकि अक्सर वह मुझे कहने लगे कि आखिर तुम आंखों पर पट्टी बांधकर मुझ पर प्यार क्यों लुटाती हो। मानता हूँ कि तुम्हें ऐसा करने से खुशी मिलती है, लेकिन तुम पहले बोलती तो थी। लेकिन अब एक हफ्ते से ऊपर हो चुका है, कमरे में रहने के बावजूद तुम बिल्कुल भी नहीं बोलती। मुझे ऐसा लगता है कि जैसी कि मैं किसी और के साथ हूँ। रिहान के मुंह से उस वक्त ये सारी बातें सुनकर मेरे पसीने छूटने लगे थे। मुझे काफ़ी तकलीफ होने लगी थी। मैं इस वक्त उन्हें छोड़कर कमरे से बाहर निकल गई। मैं सीधा मधु के पास गई और मधु को कहने लगी कि मुझसे यह बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तुम्हारा पति रोज रात को तुम्हारे बारे में बात करता है, वह तुम पर पूरा विश्वास रखता है और तुमसे सच्ची मोहब्बत भी करता है। मुझसे बिल्कुल भी ये सब देखा नहीं जाता। मैं उन्हें बिल्कुल भी धोखा नहीं देना चाहती। वह दिल का बहुत अच्छा है। ये सुनते ही मधु रोने लगी, कहने लगी कि तुम बस इनकार मत करो, अब अपनी मंजिल के इतने करीब आ चुकी हो। मैंने तभी मधु से कहा, अब मैं और आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, मैं अब जा रही हूँ। तभी मधु मेरा हाथ पकड़ते हुए कहने लगी कि तुम्हारी सहेली मधु को आज बहुत बड़ी परेशानी में है। उसकी आंखों में आज एक अलग तरीके का दर्द नजर आ रहा था, जिसे देखकर मुझे काफ़ी तकलीफ हो रही थी। मैंने तभी मधु से पूछा, आखिर बात क्या है, मुझे सच सच बताओ, अब मुझे घबराहट भी हो रही है। तभी मधु कहने लगी कि मुझे भी पता है कि रेहान मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि आज तक मुझे यही मालूम था कि मैं एक बांझ औरत हूँ और मैं बच्चा नहीं दे पा रही। इसी वजह से मैं तुम्हें ये काम करने के लिए कहा था। लेकिन मुझे हाल फिलहाल कुछ दिनों के अंदर यह पता चला कि मुझे कैंसर हुआ है और मैं तीसरी स्टेज पर हूँ और जल्द ही मेरी मौत भी होने वाली है। लेकिन मेरे पति रेहान ने
मुझे ये सब इसलिए छुपा कर रखा था ताकि मुझे कोई भी दुख ना हो। वो वाकई मुझसे बेइंतहा प्यार करते हैं। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे। मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा अच्छे से डॉक्टर से इलाज भी करवाया जाएगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। ये सुनते ही मधु कहने लगी, मैं तुमसे पहले ही काफ़ी डॉक्टरों से चेकअप करवा चुकी हूँ, लेकिन सबका एक ही कहना है और यह बात मेरे पति को बहुत पहले से मालूम थी। इसी वजह से वह मुझे झूठ बोलकर दवाइयाँ खिलाया करते थे। मधु की बातें सुनकर मैंने कहा कि आखिर तुमने क्यों मुझे अपने पति के करीब किया? जब तुमको ये सब मालूम हो चुका था तब तुम मुझे दूर कर सकती थी। मेरी बात सुनते ही कहने लगी, तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। मुझे अगर पहले पता होता तो मैं कभी तुम्हें काम कहती ना, लेकिन उसके बाद मैंने इसी वजह से तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोका, क्योंकि मैं खुद चाहती थी कि तुम मेरे पति के करीब जाओ। मेरे जाने के बाद मेरे पति को कभी भी मेरी कमी बिल्कुल भी महसूस ना हो। मैं अपने पति को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरे पति मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। दूसरी तरफ मैं तुमसे भी मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारे परिवार को जो तकलीफ है वह भी दूर करना चाहती हूँ। इसी वजह से मैंने सोचा कि तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर लो, ताकि एक साथ खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताओ। मैं विहान को कभी भी दूसरी औरत के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकती। इसी वजह से तुम अगर उसके साथ रहोगी तो मुझे कभी भी तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होगी। उस वक्त मेरी आत्मा को भी सुकून मिलेगा। ये कहते ही हम दोनों सहेलियाँ उस वक्त खूब रोने लगी थी, लेकिन तभी विहान भी कमरे में आकर खड़े हो चुके थे। हम दोनों को देखकर हैरान रह गए। विहान कहने लगी कि मधु, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, अपनी सहेली को मेरे कमरे में भेज दिया। मुझे रोज शक होता था कि आखिर कुछ तो माजरा है, लेकिन मैं कभी भी सोच भी नहीं सकता था कि तुम ये सब कर सकती हो। ये सुनते ही मधु भी कहने लगी, आपने मुझसे क्यों छुपाया? कि आप मुझे पहले बता देते कि मुझे कैंसर हुआ है। ये सुनते ही रिहान ने गर्दन झुका ली। उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। कहने लगे कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। अब हम तीनों की जिंदगियां पूरे तरीके से उलझ चुकी थी। उस वक्त ऐसा माहौल बन चुका था जिसे लफ्जों में बयां बिल्कुल भी मैं नहीं कर सकती। तभी मधु ने विहान से कहा कि मेरे जाने के बाद आप रागिनी से शादी करना और उसका जिंदगी भर साथ देना। अब इस बात पर रिहान भी बिल्कुल इनकार नहीं कर पाए थे, क्योंकि वह भी जान चुके थे कि मेरे और उनके संबंध काफी पहले से ही चल रहे थे। लेकिन मैंने तभी कहा कि मैं कभी हार नहीं मानूंगी। इसी वजह से हमने मधु का अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज भी करवाना शुरू किया था। लेकिन धीरे धीरे मधु की जो तबीयत थी वो और भी ज़्यादा खराब होनी शुरू हो चुकी थी। दूसरी तरफ जो रिहान था वह मेरे माता पिता का अच्छे से बखूबी से ध्यान रखते, वह दिल के काफ़ी अच्छे थे। फिर आखिरकार 3 महीने के बाद मधु की कैंसर की वजह से मौत हो चुकी थी। मधु ने जाने से पहले अपने माता पिता को भी कह दिया था कि वह रागिनी की शादी मेरे पति से करवा दे और इसी से ही उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। मधु के जाने के बाद 1 हफ्ते के अंदर मेरी और रिहान की शादी हो चुकी थी। हालांकि हमें फिर से अपने रिश्ते को बढ़ाने में कुछ महीने और लगे थे, क्योंकि हम दोनों ही मधु को बिल्कुल भी नहीं भूल पाए थे। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ अब मेरे परिवार की हर जरूरतों को वह पूरा किया करते थे। धीरे धीरे मेरे पिताजी भी अब ठीक होने लगे थे। सो दोस्तों, कहते हैं ना, जो किस्मत में लिखा होता है वही मिलता है। जो भगवान करता है हमारे अच्छे के लिए करता है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।